हेलो स्टूडेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट्स। हमने अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखे और उन्हें हमने अच्छे से कीनली ऑब्जर्व किया कि नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लेटर, इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है, और कंपाइलेशन करके हमने प्रोग्राम्स को हमारे टर्बो C++ एडिटर पर उनके आउटपुट्स भी देखे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी जो हमें अलग अलग इफ्स, अलग अलग एल्स लिखने पड़ते हैं, उसके लिए ही सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है। स्विच स्टेटमेंट्स में हम सिंपली एक एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को हम इवेलुएट करते हैं, जो भी उसका रिजल्ट होता है उसे हम कंपेयर करते हैं उस स्विच के केसेस से, और अगर कोई सा भी केस उसमें मैच होता है तो उस पर्टिकुलर केस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली हम कर तो कंडीशनल स्टेटमेंट का ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, इफ स्टेटमेंट्स का ही, बस हमारा सिंटेक्स लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स लिख के बताती हूँ। सिंटेक्स में हम कीवर्ड स्विच का यूज करते हैं। स्विच, यहां पर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, किसी भी टाइप का वेरिएबल भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू भी हो सकती है। फिर उसके बाद यहां ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं केस लेबल्स। केस लेबल्स लिखते हैं केस कांस्टेंट वन, ये हमने कॉलन लगाया है। कॉलन लगा के हम यहां पे लिखते हैं उस पूरे केस के स्टेटमेंट्स। फाइन। उसके बाद हम यहां पे लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। मैं ब्रेक स्टेटमेंट का आपको अभी यूज बताती हूं, बट पहले हम केसेस लिख लेते हैं। दूसरा केस लिखते हैं हम यहां पर कांस्टेंट 2, उसके यहां पर होते हैं स्टेटमेंट्स। फिर हम यहां पे लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे करते करते हम n नंबर ऑफ केसेस लिख सकते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट लिखते हैं और उसके बाद यहां पर डिफॉल्ट के स्टेटमेंट्स होते हैं। डिफॉल्ट के बाद हम किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं लगाते हैं, बट अगर डिफॉल्ट के बाद भी हमें ब्रेक लगाना है तो उसका भी एक अलग तरीका होता है और वो भी हम जानेंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट हमारा फ्लो चार्ट किस तरीके से वर्क करता है। सो यहां से हमारे इनपुट्स हैं, इस एक्सप्रेशन को मिली, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन के बाद यहां से हमारे केसेस आएंगे। सबसे पहले केस 1, फाइन। फिर हमारा अगर ये एक्सप्रेशन हमारे इससे मैच होता है केस 1 से, तो हमारा केस 1 एग्जीक्यूट होता है, और केस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा यहाँ पे जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। फाइन। अगर ये केस इससे मैच नहीं होता है तो दूसरे केस के लिए देखा जाएगा। अगर ये केस मैच हो जाता है तो ये केस एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर ये केस एग्जीक्यूट हुआ, यहां पर अगर ये केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो केस 3, ऐसे करते करते लास्ट में हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है, और फिर नॉर्मल स्टेटमेंट्स। ये वर्किंग तब होती है स्विच स्टेटमेंट्स की जब हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता है। जब हम यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं लगाते हैं, उस केस में स्विच के सभी केसेस को देखा जाता है, और उनमें से जो भी मैच्ड केस होता है, जो भी मैच होता है केस, वो केस हमारा स्विच का केस एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद के स्टेटमेंट्स होते हैं। बट अगर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है और जब हम एक्सप्रेशन यहां पर आता है और ये एक्सप्रेशन के बाद हमारे केसेस स्टार्ट होते हैं, केस 1 अगर
हमारे एक्सप्रेशन केस 1 से हमारा मैच हो जाता है और इस वाले फ्लो चार्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लगा है, तो उस केस में बाकी के सारे केसेस नहीं इवेलुएट होते हैं। डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट होने की वजह से सीधे स्टेटमेंट्स जो हमारे प्रोग्राम के अंदर होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स। फाइन। अगर केस 1 नहीं हुआ मैच फॉर एग्जांपल, तो केस 1 इवेलुएट ही नहीं हुआ। यहां पर भी अगर केसेस मैच नहीं होते हैं तो वो इवेलुएट ही नहीं होते हैं। तो केस अगर मैच ही नहीं हुआ तो इवेलुएट ही नहीं हुआ, इसलिए हमारा सेकेंड केस पढ़ा। सेकेंड केस के बाद अगर इवेलुएट हो गया, अगर मैच हो गया केस हमारा, तो उस केस में हमारा ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा और नॉर्मली हम बाहर आ जाएंगे स्विच स्टेटमेंट के। बाकी के केस 3 डिफॉल्ट केस कुछ भी नहीं चला। इसके बाद अगर केस 2 भी मैच नहीं होता है तो केस 3 एग्जीक्यूट होता है, और केस 3 अगर मैच हो जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट होने की वजह से नॉर्मल स्टेटमेंट पे आ जाता है और डिफॉल्ट केस नहीं चलता है। और अगर कोई भी केस नहीं मैच होता है तो अल्टीमेटली डिफॉल्ट केस चलता है। सो ये हमारा वर्किंग होता है, फ्लो चार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट का। अब ये जो स्विच स्टेटमेंट होता है इनके कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है कि एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, ये एक्सप्रेशन ये सिर्फ एक बार इवेल्युएट होता है, बार बार इवेल्युएट नहीं होता है, सिर्फ एक बार होता है, एक बार सॉल्व होता है। और ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, वो हर एक केस से हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर केस हमारा मैच हो जाता है तो वो पर्टिकुलर केस हमारा एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट हर एक केस के बाद हम लगा सकते हैं स्विच ब्लॉक के अंदर, जो कि हमारे एग्जीक्यूशन को एकदम से रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है। और टर्मिनेट करने के बाद ये सारे कोड्स एग्जीक्यूट ही नहीं होते और सीधे हम स्विच केस के बाहर आ जाते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप डिफॉल्ट केस लिखते हैं, नहीं तो उसे लिखना जरूरी नहीं है। और वो तभी रन होता है जब कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है। इसमें 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। पहली चीज कि यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं। जो हमारे केस कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं। एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू में आना चाहिए। एक्सप्रेशन जो भी हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा a + b + c, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। सो a + b + c हमारा हो गया 1 2 3, हमने इसमें सेव करा तो 6 आंसर आ गया, सम करा तो हमारे ये एक इंटीजर आंसर आया। 3.5 करेंगे तो 6.5 आएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंटीजर वैल्यूज ही, कांस्टेंट वैल्यूज ही एक्सेप्ट होंगी। फ्लोट वैल्यूज इसमें एक्सेप्ट केस लेवल्स में भी नहीं होंगी। आप केस लेवल्स में भी फ्लोट वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं। इवन आप इसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन भी नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने करा था a + b + c, और यहाँ पे मैंने लिख दिया केस b + c कॉलम, तो ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। डिफॉल्ट केस जरूरी नहीं सबसे आखिर में लिखें, डिफॉल्ट केस हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। हम डिफॉल्ट केस 1 से भी पहले लिख सकते हैं, केस 2 के बाद भी लिख सकते हैं, केस 3 के बीच में भी लिख सकते हैं। फाइन। और यहाँ पर हम स्विच एक्सप्रेशन में कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं स्विच के एक्सप्रेशन में। ये कुछ रूल्स हैं स्विच के जो हमें हमेशा याद रखने हैं, नहीं तो हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमको एरर जनरेट होती है या फिर लॉजिकल एरर होती है, तो आउटपुट में हमारा सही आंसर नहीं आता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उस एग्जाम्पल में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पता करना है कि आज कौन सा दिन है। यूजर से हम इनपुट लेंगे इंटीजर वैल्यूज में, जिसमें हम 1 को मंडे बोलेंगे। अगर 1 यूजर इनपुट देता है दैट मीन्स हमारा प्रिंट होना चाहिए आज मंडे है। अगर यूजर 6 करता है इनपुट तो प्रिंट होना चाहिए सैटरडे। सो अगर हम इसे इफ एल्स में करते तो उस केस में हमें किस तरीके से बनाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होता इंट डे नाम का एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 जो भी यूजर दे रहा है वो है। सो हमको यहां पे लिखना पड़ता इफ डे इक्वल्स टू 1 printf मंडे
फाइन। हमें एलसिफ लैडर पता है तो हम एलसिफ लैडर से कर सकते हैं। अगर हमें एलसिफ लैडर नहीं पता होता तो हमें नेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती। सो हम यहाँ पे एलसिफ डे इक्वल्स टू 2 printf ट्यूसडे, और इसी तरीके से 3 इक्वल्स टू वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे करते हुए हम जाते कि हमारा जो लास्ट में एल्स में होता क्या लिखते हम कि अगर कुछ भी दिन नहीं है, मतलब लास्ट इससे पहले वाला एल्सिफ क्या होता हमारा कि डे इक्वल्स टू 7 है तो यहाँ पे संडे प्रिंट होगा, और एक भी सही इनपुट नहीं दिया है तो एल्स में हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट। इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है हमारे प्रोग्राम को इफ एल्सिफ लैडर से। और अगर सिर्फ इफ एल्स से बनाते तो हमें नेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती। नेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम इफ के अंदर 1 को चेक करते पहले, फिर अगर वो ट्रू नहीं होता तो विद इन इफ हम 2 को चेक करते, और कंटिन्यूसली हमारी नेस्ट बनती उसमें। फाइन। बट क्योंकि अब हमको स्विच पता है और स्विच का सिंटेक्स भी पता है तो स्विच के थ्रू करते हैं। सेम हमारे पास वेरिएबल है इंट डे नाम का, जिसकी वैल्यू हमने 4 ले ली फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर हम बना रहे हैं स्विच, यहां पर हम वेरिएबल दे रहे हैं एज एक्सप्रेशन डे केस 1। केस 1 में क्या होना चाहिए, printf मंडे, और यहां पे ब्रेक। फाइन। अब यहां पे ये केस 1 क्लोज हो गया है। केस 2 printf ट्यूसडे, और ये ब्रेक। राइट। इस तरीके से केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 से केस 7 हमारा होगा किसके लिए, केस 7 printf संडे ब्रेक। फाइन। अगर लास्ट केस है तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर इसके बाद आप डिफॉल्ट केस भी लिख रहे हो तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो यहीं तक लिख सकते हैं, डिफॉल्ट केस नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इफ एल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि कोई भी डेटा ना होने की वजह से अगर 1 से लेके 7 तक डेटा नहीं होता तो उस केस में क्या प्रिंट होता, अगर सिर्फ हम डायरेक्ट यहाँ पे एल्स में संडे लिख देते तो संडे प्रिंट होता, हर डेटा के लिए संडे प्रिंट होता, 8, 9, 10, 11, 13 कोई भी नंबर डालते तो संडे प्रिंट हो जाता। बट इसी कारण हमको यहाँ पर एल्स पार्ट एक और बनाना पड़ा जिसमें हमने इनवैलिड इनपुट लिखा। केस के साथ यहाँ पे स्विच केस के साथ क्या है हमारा पॉजिटिव पॉइंट कि जो केसेस मैच होंगे उन्हीं का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और आंसर प्रिंट होगा। तो दैट मीन्स अगर यूजर 7 करेगा इनपुट तभी प्रिंट होगा संडे, उसके अलावा कुछ भी इनपुट करेगा तो संडे प्रिंट नहीं होगा। लेकिन 1 से लेके 7 के अलावा अगर कोई यूजर कोई और इनपुट देता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे इनवैलिड बनाया था। तो हम चाहे तो यहाँ पे डिफॉल्ट केस बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमारा प्रोग्राम, नहीं बनाएंगे तो भी ओके ओके रहेगा। तो डिफॉल्ट केस printf इनवैलिड इनपुट, और ये यहाँ पे स्विच केस क्लोज हो गया। सो इस तरीके से हम स्विच केस बना सकते हैं। हम इसका वर्किंग किस तरीके से चल रहा होगा फ्लो चार्ट के अंदर। स्विच केस है हमारा, ये एक्सप्रेशन था, यहां से इनपुट मिला डे इक्वल्स टू 4, डे इक्वल्स टू 4 हमें इनपुट मिला। 4 मिलने की वजह से यहाँ पे केस 4 लिखा होगा जहां पे केस 4 की वैल्यू थर्सडे होगी। तो यहां से गए केस लेबल्स हमने हमारे उसने देखे कंपाइलर ने, सारे केसेस में सिर्फ 4 मैच हुआ, 4 एग्जीक्यूट हुआ, जो स्टेटमेंट था उसका प्रिंट हुआ थर्सडे। ब्रेक लगे होने की वजह से ब्रेक होने की वजह से बाकी के स्टेटमेंट्स कोई भी कुछ भी रीड ही नहीं करे स्विच के अंदर के, डायरेक्ट हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया हमारे नॉर्मल प्रोग्राम में।
फाइन। सो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं। सो अब हम इसमें हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। मेन फंक्शन, हमने एक वेरिएबल बनाया था डे नाम का, जिसकी वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं। printf enter numbers from 1 to 7। और यहाँ पे हम एंटर करवा रहे हैं। अब हमने स्कैन करा वैल्यू, स्कैनf %d एड्रेस ऑपरेटर डे। स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करा हमने, जिसमें हमने डे को एज एक्सप्रेशन दिया वेरिएबल को। केस लेबल्स लिखेंगे हम, केस 1 printf मंडे। और यहां हमने लगाया, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक नहीं लगाया होता तो क्या होता, उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे। राइट, केस 2 printf Tuesday then case 3 printf Wednesday then case 4 printf Thursday case 5 printf Friday last, oh sorry, second last case 6 printf Saturday case 7 printf Sunday, and then default case printf please enter a valid input। राइट, ये हमारे केसेस हो गए। हमने अभी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करा है। यहाँ गेट ch लिखा हमने, इसको सेव करा, कंपाइल करा, रन करा। एंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 7, 4 देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम। सो
सीधे हमारे किस केस पे जंप हुआ हमारा कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट में, जो केस हमारा मैच हुआ एक्सप्रेशन से, जो कि 4 था। तो केस 4 हमारा मैच हुआ और थर्सडे प्रिंट हो गया। बट उसके बाद ब्रेक न लगा होने की वजह से उसके बाद के सारे केसेस वैसे के वैसे ही इंक्लूडिंग डिफॉल्ट केस हमारा प्रिंट हो गया। अब अगर मैंने यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया होता तो उस केस में क्या होता, आप ये देखिए, ब्रेक ब्रेक, देन यहां पे भी ब्रेक, यहां पे भी ब्रेक। मैंने अब सब जगह ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगा जहां ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, और हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। तो इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब हमारा इनपुट अगर हम 4 देते हैं तो सिर्फ थर्सडे लिखा आया, और अगर हमारा इनपुट हम 1 से 7 के अलावा कुछ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 दिया तो लिखा आया प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट। फाइन। अगर मैंने यहां पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज कर लिया होता स्विच केस में एक्सप्रेशन की जगह पर, तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूं 7.8, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, संडे, क्योंकि उसने बेसिकली करा क्या, उसे राउंड ऑफ कर दिया और उसने उसको राउंड ऑफ करके उसका आंसर यहाँ पर संडे 7 ले लिया उसने, इंटीजर वैल्यू पहले की, और वो प्रिंट कर दी। अगर मैंने यहाँ पर डेटा टाइप ही फ्लोट टाइप का करा होता तो आप देखिए फिर क्या होता, एक एरर जनरेट होती। वो क्या है, स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल टाइप का मतलब क्या हुआ कि वो एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होना चाहिए। कैरेक्टर हम क्यों अलाउ कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि कैरेक्टर के, हर कैरेक्टर के आस्की वैल्यूज इंटीजर टाइप के ही होते हैं, इसलिए। तो अगर मैंने यहां पर कैरेक्टर बनाया होता डे को कैर नाम से, और मैंने केस यहाँ पे डे, केस की जगह पर मैंने यहाँ पे लिखा 1 इस तरीके से, फाइन, 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो हमारा आंसर आया प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बाकी के केसेस जब हमारे चेक करे गए तो वो गलत हो गए, फाइन। अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक और चेक करते हैं, यहाँ पे हम सी देते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, ट्यूसडे आ गया। क्योंकि अब हमने क्या करा, इनपुट लेते टाइम ही हमारा जो वैल्यू थी वो हमने कैरेक्टर टाइप की ली, और पहले हमने किस टाइप की ली थी, इंटीजर टाइप की, इस कारण हमारा डिफॉल्ट केस चल रहा था। इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे स्विच केस का, जिसमें हम स्विच के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।